देखो ये डब्ल्यूडब्ल्यू की हरकतें तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाली रहेंगी, चाहे तुम बॉस चेंज कर लो, चाहे सीईओ चेंज कर लो, क्योंकि सीएम पंक का जो थीम सॉन्ग है कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, इसको ही ये चेंज करने वाले थे। तो जब सीएम पंक का आने का प्लान हुआ तो उससे पहले डिस्कशन चल रहा था, इन्होंने इवन प्रिपरेशन भी शुरू कर दी थी कि एक ऐसा म्यूजिक बनाएंगे, एक ऐसा थीम सॉन्ग बनाएंगे जो बिल्कुल सीएम पंक के म्यूजिक की तरह होगा और फिर हम उसका यूज करेंगे। लेकिन सीएम पंक ने साफ साफ बोल दिया, भाई मैं अगर आ रहा हूं तो फिर मैं अपने उसी जो मेरा है खुद का वाला उसी को मैं यूज करूंगा, और वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में ही है भाई कि ये मैं जहां जाऊंगा मेरे साथ साथ चलेगा। और इसी वजह से फिर हमने कल्ट ऑफ पर्सनालिटी वाले म्यूजिक के साथ ही सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न देखा। इमेजिन अगर कोई बिल्कुल बेकार सा, वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू की आजकल आपको पता ही है डेफ लेवल कोई कितना ज्यादा रोज चल रहा है इसका, अगर आप ट्विटर पर एक्टिव होगा तो आपको पता होगा। अच्छा ये चलो भाई, कहीं कहीं पे जिद्दी होना भी बढ़िया होता है, डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के पक्ष में बोल रहा हूँ, और वो सीएम पंक की जिद की वजह से हुआ कि उनका ही म्यूजिक आया वो। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 423 में। और सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के नेटवर्क में जो चेंजेस होने वाले हैं। तो ये वाला आप ट्वीट देख सकते हो रेसल ऑप्स की तरफ से, यहाँ पे ये काफी अच्छी तरीके से उन्होंने बताया बिल्कुल लिस्ट करके कि मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पर होगा, और जो एनएक्सटी है वो द CW में होगा, और जो स्मैकडाउन यूएसए पर जाएगा, कब कब जाएगा, किस महीने में जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। एंड साथ में ये भी पता चला कि इनका जो डे है वो भी सेम रहने वाला है, यानी कि मंडे नाइट रॉ, उसके बाद जो ट्यूसडे को आती है एनएक्सटी, एंड देन फ्राइडे को स्मैकडाउन। तो इन डेज में कोई भी चेंजेस डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं कर रही, और इस हिसाब से जो डब्ल्यूडब्ल्यू का भी माहौल है वो चेंज होगा। और ये जो चेंज है ये ऐसा नहीं है कि इनको ही फर्क पड़ेगा, इससे हम जो टेलीविजन पर देख रहे हैं उसका भी काफी असर पड़ने वाला है, क्योंकि स्मैकडाउन ऑन फॉक्स अभी है, अब वो यूएसए के ऊपर जाएगी तो थिंग्स कुछ चेंज होंगी, और रॉ नेटफ्लिक्स पे जाएगी उसको पता नहीं क्या ही होने वाला है। एंड सेम गोज फॉर एनएक्सटी। तो आने वाले कुछ महीने यानी कि 2025 जब शुरू हो जाएगा तब ऑफिशियली ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। सारे के सारे जो शोज है वो अभी जहां जहां पर हैं वहां पर भी आने, वहां पर नहीं आने वाला, उनकी पूरी जगह चेंज हो जाएगी। पॉल हेमन का ही ट्वीट देखो भाई, रोमन रेंस नहीं है तो ये तो अपने आप को खुद ही गोट मान के बैठे हैं, जो कि हैं भी, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से तो नहीं उनके। यहाँ पे किसी ने बताया पूरा कि जैसे पॉल हेमन सीएम पंक के साथ थे तो 434 दिन का रेन था सीएम पंक का, उसके बाद ब्रॉक लेसनर के साथ 504, और रोमन रेंस का तो 13-16 वाला जो आपको है वो पता है। और उसी को रिप्लाई करते हुए लिखते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन इन एनी लैंग्वेज आई एम द गोट। और साथ में उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को भी टैग किया, रोमन को भी टैग किया, ब्रॉक लेसनर को भी टैग किया, सीएम पंक को भी, बाकी जितने 3600 सारे नेटवर्क हैं उनको सबको यहाँ पे टैग करके डाला हुआ है। चलो भाई, अगर बंदा अपनी तारीफें कर रहा है और वो तारीफ के काबिल है तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बंदा हॉल ऑफ फेमर है और क्या ही बोले। अब ये थोड़ा नहीं, वैसे बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है ये। सबसे पहले तो टिफनी ने के साथ मतलब दो चीज़ें टिफनी स्ट्रैटन के बारे में। पहली बात तो ये कि उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक ऐसी चीज़ डाली जो कि उनको बाद में डिलीट करनी पड़ी, और वो ये चीज़ थी जब वो टिफनी ने जेड कारगिल को पंच किया था। ये आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड में जो साउंड इफेक्ट डाला है वो डाला है ब्लैक BITCH का। अब ये आपको पता है यूएसए के अंदर कितना ज़्यादा रेसिज्म होता है कलर को लेके, हमारे इंडिया में तो इतना नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा इसको एक्सट्रीम में ही लेके चले जाते हैं, क्योंकि पास में चीज़ें हुई हैं ऐसे लोगों के साथ में जिसकी वजह से उनको रेसिज्म झेलना पड़ता। तो इसकी वजह से अब जो लोग कह रहे हैं कि जैसे होगन के केस में हुआ था, उनको बिल्कुल लोगों ने मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक तरीके से उनको कैंसिल ही मान लिया था, तो शायद वो चीज़ टिफनी के साथ भी हो सकती है। हालांकि इससे पहले कि ज़्यादा बढ़ती, उन्होंने डिलीट तो कर दिया, लेकिन फिर भी ये चीज़ें बढ़ गई हैं। अब पता नहीं इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे टिफनी को, लग तो नहीं रहा वैसे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी इसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, बट क्या पता कुछ हो भी सकता है। एंड देन दूसरी चीज़ विंस रूसो ने बोली है, और ये तो मतलब पता नहीं किस तरीके, क्या मतलब क्या, ये कुछ अजीब ही है। विंस रूसो ने ये बोला कि जो टिफनी है वो अभी अपना हील कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, और वो हील कैरेक्टर प्ले कर रही हैं तो उनको अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की ज़रूरत है, मतलब अभी जैसे टिफनी की अपीयरेंस है, रिंग गियर उनका रहता है, उनको बोला कि उनको थोड़ा और है ना ऐसे उसको थोड़ा ढक के आने की ज़रूरत है। सिंपली वो ये बोलना चाह रहे थे। उनका कहना था कि अगर तुम ऐसे आ रही हो तो जो लोग हैं वो तुमको वैसे ही पसंद करने वाले हैं, तुम्हारे लिए हर कोई चीयर करेगा। तो अपने हील कैरेक्टर को नेल करने के लिए थोड़ा टिफनी को जो भी वो कर रही हैं उससे डिफरेंट करने की ज़रूरत है, वरना रिंग में लोग मैच सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से देखते हैं और फिर उनको फर्क नहीं पड़ता कि टिफनी अपने कैरेक्टर में बाकी क्या कर रही है। क्योंकि अगर वो हील में रहना चाहते तो वो ऐसा चाहेंगे कि उनको हीट जनरेट कर पाए, जैसे डोमिनिक के केस में होता है, बट ऐसा करके तो टिफनी के केस में ये होगा नहीं। अब विंस रूसो की इस बात से आप अग्री करते हो या फिर नहीं, आप मुझे जरूर बताना। मैं फिलहाल इसके ऊपर जो है कुछ कमेंट करने नहीं वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट की पूरी रेटिंग के बारे में। तो इस ट्वीट के थ्रू आप देख सकते हो ये कैसे जो रेटिंग है डायनामाइट की वो नीचे पे नीचे आई जा रही है, और जो सबसे ज़्यादा रेटिंग भी आई है वो सीएम पंक की जो ऑल इन वाली फुटेज चलाई थी। वो फुटेज वैसे मैंने चैनल पे तो नहीं दिखाई थी क्योंकि स्ट्राइक वगैरह का लोचा रह जाता है,
लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो भाई जो नंबर है वो नीचे जा रहे हैं। और इस दौरान यहाँ पे मर्सिडीज मोने भी आई, ओकाडा भी आए थे एंड साथ में विल ऑस्प्रे भी आए थे, बट उसकी वजह से ऐसा दिख तो नहीं रहा कि कुछ बहुत ही फायदा हो गया, मतलब तो नॉर्मल से लग रहा है, ऊपर मामला नीचे ही जा रहा है WWE की तरफ। गुंथर की जुबान से ब्रॉक लेसनर का नाम नहीं जा सकता भाई, बिल्कुल भी। आप भले ही होगे ब्रॉक लेसनर के फैन, लेकिन जितना ज्यादा ब्रॉक लेसनर के बारे में गुंथर सोचते हैं उतना और कोई नहीं सोच सकता। गुंथर ये कहते हैं कि देखो मैंने हमेशा से ही ब्रॉक लेसनर को फाइनल बॉस की तरह देखा है, और अभी वो चैंपियन भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि मैं हमेशा वो बंदा बनना चाहता हूं जिसको लोग ब्रॉक लेसनर की जैसे ब्रॉक लेसनर को ट्रीट करते हैं कि हाँ भैया ये एंड में बंदा है, इसके सामने तो कोई नहीं टिक सकता। वो अगर मुझे स्टेट अचीव करनी है तो उसके लिए मुझे ब्रॉक लेसनर के साथ एक बार रिंग शेयर करनी पड़ेगी, बार उनके साथ मैच करना पड़ेगा। गुंथर ने ये बोला कि देखो मुझे पता नहीं है कि क्या करंट सिचुएशन है ब्रॉक लेसनर के साथ, लेकिन मैं तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टेड हूं, और कंफर्मेशन फैंस की तरफ से भी मिल गई थी जो रॉयल रंबल में फेस टू फेस हुआ था मेरा और ब्रॉक लेसनर का। तो गुंथर तो भाई अभी भी उन्हीं ख्वाबों में जी रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे तो गुंथर के मुंह में उनकी बातों में घी शक्कर कि ब्रॉक लेसनर को वो अपना ओपोनेंट देखते हैं तो वो चीज़ हो जाए, क्योंकि अगर वो चीज़ हो गई तो इसका मतलब कि ब्रॉक लेसनर वापस आ रहे हैं। और ये एक ऐसा मैच है जो शायद ब्रॉक लेसनर की अगर उनको अपना करियर खत्म करना है, कुछ जो भी टाइम बाद जाके वो देख रहे हैं, तो शायद रिटायरमेंट मैच की तरफ भी इसको ट्रीटमेंट दी जा सकती है, और इससे एक हमको गुंथर सुपरस्टार मिल जाएगा जो एक्चुअल में बिलीवेबल है कि हाँ भैया ये दमदार है और इसको मिलना चाहिए ब्रॉक लेसनर के साथ आखिरी मैच। बाकी फिर मैच का रिजल्ट जो भी हो। अगली स्टोरी है द रॉक के बारे में, ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। तो ऑस्टिन थ्योरी ने फाइनल बॉस बोला, लेकिन फाइनल बॉस की डेफिनेशन रॉक के लिए बिल्कुल अलग बोली। हर कोई रॉक को फाइनल बॉस बोलता है कि हाँ भाई वो सबसे बड़ा है, लेकिन वो फाइनल बॉस रॉक को इसलिए बोलते हैं कि वो फिनाले का बंदा है, वो फिनाले में जाके खत्म करते रॉक को एंड देन उसकी कहानी खत्म। इसलिए ऑस्टिन थ्योरी की नजरों में फाइनल बॉस है। इवन उनके पार्टनर खुद ग्रेसन वॉलर ने बोला था कि ये हम सबके बॉस है, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता, मेरा कोई बॉस वॉस नहीं है। सो ऑस्टिन थ्योरी भले ही नेगेटिव कैरेक्टर में, लेकिन क्योंकि उनकी वो पुरानी जो यादें हैं रॉक के साथ, जब रॉक बेबी फेस एक्ट करते थे और उस टाइम पे जो उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को धोया था, उन सारी चीज़ों को आगे अपने साथ कैरी करके वो चल रहे हैं। और यहाँ से तो मुझे अच्छा एंगल भी लगा भाई, एक तरफ ग्रेसन वॉलर एक तरफ ऑस्टिन थ्योरी, दोनों का डिफरेंट ओपिनियन है रॉक के बारे में। तो अगर रॉक इनके बीच में डाल दी किसी एक सेगमेंट में, क्योंकि रॉक को वापस तो आना ही है WWE में, अभी उन्होंने बोला उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है, तो यहाँ से शायद एक अच्छी स्टोरी बन सकती है। कोई एक 2-3 हफ्तों की स्टोरी WWE यहाँ से बना सकती है अगर रॉक इतना टाइम दे पा रहे हैं तो। अंडरटेकर ने भी AEW को रोस्ट कर दिया भाई, अब तुम क्या ही किसी और के बारे में बोलोगे। तो इनकी कुछ बात चल रही थी अपने पॉडकास्ट में, रोस्ट वोस्ट की बात कर रहे थे, होगन की बात कर रहे थे, रिक फ्लेयर की बात कर रहे थे। और जब रिक फ्लेयर की उन्होंने बात करी तो बोलते हैं कि रिक फ्लेयर ठीक है, लेकिन बट ही इज एफिलिएटेड विद द रॉन्ग कंपनी, और वो कंपनी कौन सी है इस समय, वो है ऑल एलीट रेसलिंग। तो ये अंडरटेकर ने भी, मतलब आज तक वैसे मैंने सुना नहीं अंडरटेकर ने कुछ AEW के बारे में ऐसा कुछ बोला हो, लेकिन फिर भी मजे लेते लेते उन्होंने ऐसी बातें बोल दी। और साथ में ये बोलते हैं कि भाई हम जो बातें बोलते हैं ना, सब कुछ WWE देखती है और सुनती है। तो चलाक तो अंडरटेकर भी है, लेकिन मस्ती उन्होंने भी ले ली AEW के साथ। अच्छा, ये बढ़िया सा ट्वीट मुझे दिखा, तो मैं आपका भी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है वो जानना चाहूँगा। ये वो 4 सुपरस्टार हैं, आप क्या चाहते हो इसमें से नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन कौन बने? मेरी पिक बहुत ज़्यादा इसमें वियर्ड होने वाली है, लेकिन भाई मैं ब्रॉन ब्रेकर को पिक करूँगा यहाँ पे। नेक्स्ट तो नहीं, लेकिन मैं शायद इनमें से सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर को देखना चाहूँगा। गुंथर भी हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर मैं लिस्ट में थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई इनको देखने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो काम रोमन रेंस ने किया है, एक्चुअल में अगर पूरे ग्लोबली उस काम को कोई बंदा दोबारा दोहरा सकता है। मैं सिर्फ अमेरिकन रेसलिंग फैंस की या फिर जो बिल्कुल कोर वाले फैंस होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ। पूरी जिस तरीके का एक बंदा चाहिए होता है WWE को, वो सब कुछ मुझे ब्रॉन ब्रेकर में दिखता है। थोड़ा सा अपने माइक पर उनको इंप्रूव करने की जरूरत है, जैसे रोमन रेंस के केस में था 2014-15 में, जैसे वो थे मुझे बिल्कुल वैसी वाइब आती है बिल्कुल ब्रॉन ब्रेकर से। तो अगर उनके WWE ने अच्छे से मेहनत कर ली उनके ऊपर, जैसे विंस का सपोर्ट रोमन रेंस को मिला था, ऐसे ही अगर सपोर्ट किसी तरह से मिल गया ब्रॉन ब्रेकर को, और जल्दी फास्ट फूड फैंस की तरह एक्ट नहीं किया WWE के मैनेजमेंट ने, तो ब्रॉन ब्रेकर के साथ बहुत कुछ हो सकता है। बाकी आप बताओ आप इन 4 में से किसे पिक करोगे? वैसे गुंथर भी डेफिनेटली एक अच्छी पिक है। और हम चलते हैं, क्या रोमन रेंस को WWE समय से पहले बुलाने वाली है? तो देखो ये है तो एक बैड न्यूज, लेकिन बैड न्यूज की फॉर्म में गुड न्यूज। बैड न्यूज तो आपको पता ही है कि जो WWE के अंदर सुपरस्टार्स हैं, ऑलमोस्ट सारे बड़े सुपरस्टार इंजर्ड होकर बैठे हुए। सेथ रॉलिंस गायब हैं, CM पंक गायब हैं, ड्रू मैकिंटायर गायब है, जिमी ऊसो गायब है, बॉबी लैशली गायब है, खुद रोमन रेंस गायब है। लेकिन रोमन रेंस के केस में वो किसी इंजरी की वजह से नहीं है। तो WWE क्या रोमन रेंस को टाइम से पहले बुलाने वाली है? क्योंकि ऑलरेडी जो टॉप स्टार्स है वो मिसिंग है, और आने वाले WWE को अपने बड़े शोज में एक बहुत बड़े नाम और अट्रैक्शन की जरूरत है, जैसा रोमन रेंस ने काम WWE के लिए उस टाइम पर किया था जब सारे लोगों ने WWE से इंटरेस्ट हटा दिया था, वो कोविड और उसके बाद का टाइम, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को दिख नहीं रहता कि भाई अभी फैंस तो आ नहीं रहे तो क्या इंटरेस्ट जगाएंगे इसमें। लेकिन रोमन रेंस ने कैसे उस टाइम को कैरी किया था, और वहां से उन्होंने अपना ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर बनाया था। तो क्या एक बार फिर से जब WWE
की टाइम में हम कह सकते हैं एक वैसी सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो रही है कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, तो रोमन रेंस को वापस लाया जाए, क्योंकि फिर आपको पता है रोमन रेंस के अकेले आने से जो सारी गड़बड़ चीज़ें भी है उनको ढका जा सकता है। और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई काम अगर ऐसा है तो फिर समर स्लैम से पहले कर सकती है। इसमें आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि शायद जो डेडलाइन है वो समर स्लैम है, क्योंकि वहां तक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लाना ही लाना है, क्योंकि भाई स्टेडियम शो है, वहां के लोगों को भी तो प्रोमिस किए होंगे भाई कि सबसे बड़ा सुपरस्टार आएगा, रोमन रेंस नहीं है। तो इस नजरिए से इसको देखा जा रहा है, ना सिर्फ क्रिएटिव वे में कि क्या स्टोरी होगी, बट क्योंकि अभी उससे पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाहर जाके शोज करने हैं, और अभी जिस तरीके से रेसलमेनिया के बाद माहौल ठंडा पड़ा है, तो ये रोमन रेंस के आने की पॉसिबिलिटी को तो बनाता है, क्योंकि रोमन रेंस के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो इंजर्ड है, वो जब चाहे डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको अगले शो में लेके आ सकती है। अभी बात कितनी होती है सही, वो अपने आप में क्वेश्चन है, क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस को जल्दी भी लेके आ जाती है तो फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रॉपर स्टोरी को ना दिखा सके पहले, जो वो पहले से प्लान कर रहे थे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई हंगामा मचाने के लिए जानी जाती है, स्पेशली विंस के टाइम में तो हंगामा मचता ही था कि भाई अचानक से बम फोड़ दिया, तो एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड वाली जो चीज़ है शायद वो रोमन रेंस के केस में हो जाए। बाकी होगा कितना वो तो चलो आगे हमको देखते देखते ही पता चलेगा। और आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी भी एक हंगामे से ही रिलेटेड है, और हंगामा ये है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई जो चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में कर रही है, उसमें एक बहुत बड़ी चीज पहले से प्लान हो रही है। तो जैसे मैंने आपको बोला, बहुत एक्सपेक्टेड है कि अगर ये विनर टेक ऑल वाला मैच है तो इस मैच के एंड में कोई चुल होगी, और वो चुल शायद अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन से हो सकती है, क्योंकि आपको पता है पिछले कुछ टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई लगातार हेवीली टीज कर रही है अंकल हाउडी की स्टोरी को, और शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको सीधा मेन इवेंट में ही प्लग कर दे। और वो कैसे होगा, जब मेन इवेंट में लोगन पॉल और कोडी रोड्स का मैच चल रहा होगा, तो वो कुछ ऐसा दिखाएंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को बिल्कुल ऐसे मैच चल रहा था, पता नहीं किसी ने कुछ इन्वेड कर दिया, पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो मैचेस के बीच में, एंट्रेंसेस के बीच में भी जो इंसर्ट किया जाता है अंकल हाउडी की चीज़ों को, वो कुछ ऐसे ही किया जाता है। तो फिर यहाँ पे शायद ऐसा साइंस बन रहा है कि इस मैच से ही अंकल हाउडी की जो स्टोरी लाइन है, ब्रे वाइट वाली स्टोरी लाइन है, वो शुरू हो जाए। और फिर अगर ऐसा है तो फिर नाम मेरे दिमाग में कोडी रोड्स का ही आ रहा है कि कोडी रोड्स के साथ इनकी कोई स्टोरी हो सकती है, उससे कोडी रोड्स को भी फायदा होगा, जैसे हम कह रहे थे कि एक बड़ा कुछ करने की जरूरत है उनके साथ। तो ये तो अभी चीज़ें हैं, लेकिन प्रिडिक्ट कर पाना डब्ल्यूडब्ल्यूई को आज के केस में थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। आपको क्या लगता है इसके बारे में, बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, और फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।